बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शेख यूनुस और मैं हूं नायाब बदर। मेरे साथ मौजूद हैं शेख यूनुस साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। उम्मीद करते हैं हमारे जो नाजरीन हैं वो भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। सर आज के टॉपिक्स मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी अपने नाज़रीन के साथ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताती चलूँ। चूँकि आजकल एक हॉट इशू चल रहा है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, और आपने लास्ट प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इमरान खान साहब को NRO क्या मिलने जा रहा है। अब सर वही वाली चीज़ें ही मंजर आम पे आ रही हैं। तो सर तोता साहब जो हैं, आप उनको क्या खिलाते पिलाते हैं? इतनी अंदर की खबरें और सच खबरें आपको देते हैं वो। जी बिल्कुल नायाब, हमने पिछले प्रोग्राम में जी जो लास्ट वीक में हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में जाके कि ये जो मामला अब मौजूदा जो कंडीशन चल रही है, जो PTI की सुहेल अफरीदी साहब की और जो तुर्किया के सदर जिस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई थी, और जिस तरह अब ये मौजूदा एक कंडीशन बनी है कि इनकी बिनाई का एक मसला बना है, ये हम पिछले प्रोग्राम में बड़ी वाज़े तौर पे बड़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके थे। और हमने ये भी कहा था कि ये हमारे ख्याल में इमरान खान साहब को NRO दिया जा चुका है। अब ये बिनाई वाला मसला अब देखे कितनी शिद्दत इख्तियार कर गया है। PTI के लोग भी बाहर निकल आए हैं। अब मेरे ख्याल में इनके इलाज के लिए बाहर भेजा जाएगा। बिल्कुल, इनका भी इलाज लंदन में ही होगा। ये सर देखते हैं कौन से मुल्क में होता है। अच्छा सर, अब हम अपने नाज़रीन के साथ आज के जो टॉपिक्स हैं वो शेयर करते चले। हम बात करेंगे महमूद खान अचकज़ई और सरदार अख्तर मेंगल का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया और गठ जोड़ जो है वो सामने आ गया है, और जो है सरदार अख्तर मेंगल की BLA को सपोर्ट करने की वजह भी सामने आ गई है। इस पे भी तज्जिया करेंगे शेख साहब। और हम बात करेंगे USA और बांग्लादेश की जो डील हुई है। अमेरिका ने बांग्लादेश की टेक्सटाइल पर टैरिफ 0 कर दिया है। बड़ी जबरदस्त न्यूज़ है जी इसके बांग्लादेश के लिए ये। और हम बांग्लादेश के इलेक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह BNP की वाज़े तौर पे बढ़तरी हुई है। मोदी और हसीना वाजिद की नींदें हराम हो गई हैं। और अगेन वही हमारा टॉपिक जो आजकल हॉट है कि इमरान खान साहब को NRO मिल गया है, क्या होने जा रहा है, क्या उनकी आंख का बहाना करके इनको अब रिहाई मिल सकेगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे नोशकी में BLA के सरबराह बशीर ज़ेब के घर को मस्मार करने की आखिर वजह क्या बनी। और जनाब अभी 8 फरवरी को 6, 7, 8 फरवरी को बसंत मनाई गई है बहुत धूमधाम से और बहुत इंजॉय किया लाहौरियों ने। तो क्या मरियम नवाज की बसंत PTI का एहतजाज बोकाटा हो गया? हुकूमत का बसंत प्लान जो है वो कामयाब हो गया, और क्योंकि 8 फरवरी की जो हड़ताल थी वो टोटली नाकाम हो गई। इसके अलावा हम बात करेंगे इस्लामाबाद खुदकुश बम्बार अफगानिस्तान से आया। बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की दहशतगर्दी जो है इसके ऊपर बात करेंगे। और हम सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जीत होगी या हार होगी, किस तरीके से जो है इंडिया ने घुटने टेके। पाकिस्तान वो आखिर क्या वजूहात बनी कि पाकिस्तान को जो है इंडिया के साथ कहने के बावजूद भी मैचेस जो हैं वो खेलने पड़े। जी सर, सबसे पहले ये महमूद खान अचकज़ई वाले के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि इनका और सरदार अख्तर मेंगल का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया और गठ जोड़ जो है वो सामने आ गया है। आप क्या समझते हैं आगे क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान में मजीद पार्टीशन होने जा रही है? अच्छा नायाब, ये जो अख्तर मेंगल साहब का एक करैक्टर है ना जी, ये शुरू से ही पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा अजीब और इंटरेस्टिंग करैक्टर है। अगर आप इसको माजी में उठा के देखें, यही शख्स बलोचिस्तान का CM भी रहा है जी, यही शख्स असम्बलियों में बार बार आता भी रहा है, यही शख्स वजारतों के मज़े भी ले रहा है, यही शख्स पाकिस्तान के तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं जो कौमी असम्बली की हैं, जो एक नेशनल असम्बली की होती हैं, वो अगर आप इसका करैक्टर देखें तो इसको एक आपको पूरी एक चेन नज़र आएगी। और जहाँ भी इन्होंने देखा है कि इनके मफादात, इनके सियासी मफादात, इनके ज़ाती मफादात और इनकी जो ज़ाती चीज़ें हैं वो किसी भी एंगल से पूरी होती हुई नज़र नहीं आती, तो ये उसी वक्त यू टर्न ले लेते हैं। उसी वक्त ये यू टर्न लेते हैं, उसी वक्त यू टर्न लेके ये पाकिस्तान के मुखालफ बयानिए की सपोर्ट करने लग जाते हैं। ये पाकिस्तान के जो मुखालफ दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसमें BLA है, BLF है, BYS है और जो भी बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये 1 मिनट लगाते हैं उनकी साइड पे खड़े हो जाते हैं जाके। मैं थोड़ा सा आपको माजी में बताता चलूँ, जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ अदम में एतमाद पेश हुई और उसका ये हिस्सा थे सरदार अख्तर मेंगल साहब, वो उस अदम एतमाद के बाद इनको ये
कोई महसूस हो रहा था और इनको ये लग रहा था कि इनको बलूचिस्तान का सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। उसके बाद इनकी जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक जहन है, जो इनकी जहनीत है, जो इन लीडरों की जो कुछ चंद लोग, मैं इनको कह सकता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जिस वक्त इनके ज़ाती मफादात पूरे होते हुए नज़र नहीं आते, जिस वक्त ये देखते हैं कि इनके जो मफादात हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो रूट्स लेवल पे इनको पैसे मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो ये उसी वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानिया जो है ना वो शुरू कर देते हैं। हम अगर इसको देखें, अब मौजूदा वजह क्या बनी, अब इस प्रोग्राम में नायाब हम ये डिस्कस करेंगे कि सरदार अख्तर मेंगल साहब की असल वजह क्या बनी। कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कॉन्फ्रेंस की बैकग्राउंड में आपको मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगा। उस कॉन्फ्रेंस की, वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसको जी। वो ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी एक अलम बरदार रही हैं। वो तो खुद चली गई हैं इस दुनिया से, अब उनकी जो बेटियां हैं वो ये कॉन्फ्रेंस का जो है इनकाद कराती हैं। और एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है, उस कॉन्फ्रेंस की जो फंडिंग थी, उस कॉन्फ्रेंस का जो उसको सपोर्ट जो किया था, उसको जो स्पॉन्सर किया गया था, वो जर्मन एम्बेसडर की तरफ से किया गया। अच्छा। जो जितनी भी फंडिंग दी गई थी, और वो जर्मन जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर हैं, वो उस वक्त हैं, वो मौजूद थे वहाँ। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ, वहाँ सरदार अख्तर मेंगल साहब ने उसमें मदऊ किन लोगों को किया गया, उस कॉन्फ्रेंस में चुन चुन कर उन लोगों को मदऊ किया गया था जिनका पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिया है। अच्छा। वो ऐसे लीडरों को वहाँ बुलाया गया था, ऐसे लोगों को बुलाया गया था, और चुन चुन कर ऐसे अशखास की निशानदेही की गई थी कि जिनका बयानिया पाकिस्तान मुखालफ है, जिनका बयानिया बलूचिस्तान की हुकूमत के मुखालफ है, और जिनका बयानिया पाकिस्तान की फ़ौज के मुखालफ है, जिनका बयानिया पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के मुखालफ है। उन लोगों को चुन चुन कर उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। अच्छा। और वहाँ हर आदमी को एक्सेस नहीं थी फ्लैटिस के अंदर कि वहाँ आप जा सकें, वहाँ जाके आप क्वेश्चन कर सकें, वहाँ जाके अगर कोई पाकिस्तान के मुखालफ बात होती है तो वहाँ जाके आप उनसे पूछ सकें कि जी आप ये बात क्यों कर रहे हैं, ये बात इस तरह नहीं है। सही, तो खुफिया कॉन्फ्रेंस हुई। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आप इस तरह कह सकती हैं। और उसमें मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ, उसमें जो वहाँ के जो दहशतगर्द हैं, जो वहाँ के दहशतगर्द हैं, जो वहाँ के लोग मिसिंग पर्सन हैं, जो वहाँ दहशतगर्दी में करते हुए मारे गए हैं, जो BLA के लोग हैं, जो BLF के लोग हैं, जो BAYS के लोग हैं, जो अगर कोई टेररिस्ट जाता है, अब मैं छोटी सी मिसाल आपको दूँ। अब जो इस्लामाबाद का वाकया हुआ है, अब वो बंदा अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेके आया है, ट्रेनिंग लेने के बाद वो KPK में उसके रिलेटिव्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, अगर उसका कोई सहूलतकार पकड़ा जाता है, उसकी सपोर्ट में जो ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं वो सामने आ जाती हैं। वो सामने आ जाती हैं, वो कहती हैं कि जी ये देखें, ये बड़ा इंसानी जुल्म हो रहा है, लेकिन वो दहशतगर्दी किसी को नज़र नहीं आती जी। वो जो बलूचिस्तान में हुआ है हमारे साथ, वो जो 12 शहरों के अंदर 53 मकामात पे जो इन्होंने खून की होली खेली है, वो जो जिस तरीके से इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के जो तशख्खुस को बदनाम किया है, अगर नायाब उसको आप अगर देखेंगी तो आपको ये वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा, वो एक कंटेंट जो है ना वो टेररिस्ट अटैक था। वो सिर्फ लोगों को पैगाम दे रहे थे, सिर्फ उन्होंने जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वो बैंक्स हो गए, वो दूसरे सरकारी दफातर हो गए, उन जगहों पे उन्होंने अटैक किया है। और अटैक करके साथ साथ वो उनकी जो है ना वो फिल्म बना रहे थे, उनकी वीडियोस बना के उसी वक्त अपलोड कर रहे थे। और ये एक पूरी एक सोची समझी साजिश थी। और हम अगर ये देखेंगे, और अब इसमें एक और चीज़ क्या है कि वहाँ के लोग जो है ना, लोगों के साथ वहाँ दहशतगर्दों के साथ सेल्फियाँ बना रहे थे, उन्हें वेलकम कह रहे थे। मैं ये पूरे दावे के साथ और पूरे एविडेंस के साथ ये बात आपको कहना चाहता हूँ, किसी लोग कहीं बलूचिस्तान के लोगों ने किसी भी जगह उनको वेलकम नहीं किया, और किसी भी जगह दहशतगर्दों को, BLA के जो दहशतगर्द थे उनको किसी भी बलूचिस्तान की मकामी कम्युनिटी ने कोई किसी जगह पे सेल्फियाँ नहीं बनाई। आप एक भी सेल्फी लेके, जो सेल्फियाँ बनी हैं वो प्री प्लान हुआ है। वो इनका एक विंग है, BYS उसका नाम है, जो नौजवानों को गुमराह करता है, नौजवानों को गुमराह करके जो BLA का बयानिया है उसके ऊपर ले जाता है, उनको मेंटली तौर पे उनका जो है ना ब्रेन वॉश किया जाता है। ये BYS के लोग थे। और ये चीज़ें सरदार अख्तर मेंगल साहब ने वहाँ खड़े होकर बड़ी एक कह लें कि फ़ख्र से ये बातें
कही है कि जी वो जब वो BLA के लोग आए हैं उन लोगों ने उनको सेल्फियां बनाई हैं, उन लोगों ने चूमा है। मैं सरदार अख्तर मैंगल साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो आपका बयानिया है पाकिस्तान फ़ौज के मुखालफ बयानिया, पाकिस्तान की हुकूमत के मुखालफ बयानिया, और आपका जो ये जो एक मनफी सोच है अब ये नहीं चलेगी। अब जो बलूचिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान की अवाम है, ये सारी चीज़ें समझ चुकी है। आपकी मुनाफखाना सोच, आपकी मुनाफखाना तर्ज अमल को ये लोग समझ चुके हैं। असल में देखें नायाब, अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली जाके देखें, ये हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। वहाँ के बलूचिस्तान के लोग जो हैं कि ये लोग पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं। वहाँ के लोग ये जो सरदार जो वहाँ सरदारी है इनकी, सरदार अख्तर मैंगल साहब की, आप ये इनसे पूछे ना, आप जिस इतने सालों से वहाँ अपने इलाके में आ रहे हैं, फंड आप ले रहे हैं, आप मराहत सारी ले रहे हैं, आपने अपने लोगों के लिए क्या किया? वहाँ ये लोग, वहाँ के ये जो सरदार हैं, ये मुनाफकाना सोच रखने वाले सरदार वहाँ के लोगों को पढ़ने नहीं देते, वहाँ के लोगों को आगे नहीं आने देते। वहाँ के लोगों की जो जहाद है, जो लड़ाई है, जो सोच है, वो इनके खिलाफ है। अच्छा। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के बयानिए को, ये इन्होंने सिर्फ जो है ना सिर्फ गंदा किया है, इन लोगों ने किया। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा बताता चलूँ अब असल वजह क्या बनी इनकी। सरदार अख्तर मैंगल साहब ने इतना यू टर्न लिया और इतने देर बाद इनको जो है ना वो उनकी जो है ना BLA की, और नायाब आप ये भी देखेंगे BLA के जितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, इनकी किसी भी जगह सरदार अख्तर मैंगल ने मजम्मत नहीं की। महमूद खान अचकज़ई ने किसी भी जगह इसकी मजम्मत नहीं की। क्या ये लोग पाकिस्तानी कहलाने के काबिल हैं? क्या ये लोग पाकिस्तान में रहने के काबिल हैं? आप वहाँ के CM रह चुके हैं, वहाँ के आप जो है ना वो कई दफ़ा आप वहाँ से इलेक्ट होके आ गए हैं, आप असम्बली में बैठे हुए हैं, और आप वहाँ एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपको प्री प्लान जो है ना वो की जाती है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, वहाँ राणा सनाउल्लाह साहब ने जो रजिस्ट कर सकते थे वो किया है। उन्होंने भी इनके जो है ना बयान की, इनकी सारी चीज़ों की उन्होंने मुखालफत की है। और कल जो है ना ख्वाजा आसफ साहब ने भी जो असम्बली के फ्लोर में जो है ना वो बयान दिया है महमूद खान अचकज़ई के बयान के खिलाफ। लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि ये जो लोग हैं, ये जो चंद लोग हैं जो पाकिस्तान की सलामती को हर वक्त जो है ना खतरात लाहक कर देते हैं, बदनाम करते हैं। देखें नायाब, इस वक्त बलूचिस्तान हालत जंग में है जी, बलूचिस्तान हालत जंग में है। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, आप वो मिल बैठ के जो है ना वो बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपको बताता चलूँ, वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है, तो ये वजह क्या बनी? वजह ये बनी, जो इस वक्त CM है सरफराज अकबर भुट्टी साहब, वो इस वक्त जो तमाम मामलात अपने सूबे में कर रहे हैं ना, जो नौकरियां वगैरह होनी है, जो भी सारे मामलात होने हैं, वो मेरिट पे कर रहे हैं। अच्छा। पहले ये होता था कि पहले हर इलाके में सरदार साहब के पास नौकरियां चली जाती थी, आप इतने बंदे भर्ती कर लें, इतने कर लें, और इनके जो वहाँ टेंडर्स वगैरह होते थे उनमें इनका हिस्सा होता था, वहाँ के जो ठेके मिलते थे उनका हिस्सा होता था। इस तरह के सारे मामला जो है ना वहाँ के जो सरदार हैं, वहाँ के जो MPs MNs हैं, वो उनका जो है ना वो निज़ाम चलता रहता था। लेकिन वहाँ के जो निचले लेवल के लोग हैं, निचला तबका है, वो बेचारा कसम पुर्सी का शिकार था। अब हुआ ये है कि वो सरदार सरफराज अकबर भुट्टी साहब ने वहाँ ये कोशिश की है कि वहाँ चीज़ें मेरिट पे हों, और वो चीज़ें मेरिट पे होने का बाद ये हुआ है कि इनकी जो है ना सरदार अख्तर मैंगल साहब की जो दूसरे लोग हैं जिनका बयानिया पाकिस्तान के मुखालिफ है, वो सारी रोजी रोटी बंद हो गई है। वो बंद होने की वजह से इन्होंने यूटर्न लिया है। यूटर्न लेने के बाद अब इनके पास ये होता है कि जो भी काम आपने इनसे गवर्नमेंट से मनवाना है, फौज से मनवाना है, एस्टेब्लिशमेंट से मनवाना है, आप जनाब वो BLA के साथ, दहशतगर्दों के साथ जाके बैठ जाते हैं। लेकिन ये देखें, कोई इंसानियत तो नहीं है ना। इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है, इस वक्त बलूचिस्तान हालत जंग में है, आप वहाँ के CM रहे हैं, आपकी कोई इखलाकी आपके अंदर इकदार अगर मौजूद है, आपने पाकिस्तान का नमक खाया है, आप वहाँ के CM के साथ बैठे जाके जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप बातचीत के जरिए हल करें, ना ये कि आप इधर तुम और इधर हम। आपकी औकात क्या है? नया मैं ये आप इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास कितने लोग हैं वहाँ, आपके पास वहाँ लोग कितने हैं? इनका जो इस वक्त असम्बली में जो इनका इस्तीफा था वो मंजूर किया गया है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। ऐसे लोगों को तो समझे कि पाकिस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं है
नायाब। अब ये जो बात है ये समझे कि कितने पाकिस्तान के लोगों की दिल आज़ारी हुई है। अगर आप ये इसको ज़रा डीपली जाके देखेंगे तो अब इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि अब पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की फ़ौज को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों का जिनका बयानिया पाकिस्तान के मुखालफ है, इनका सद्देबाब किया जाए और इनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सर, जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की साख को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा सर, आगे एक बड़ी मैं समझती हूँ ज़बरदस्त बात है बांग्लादेश के लिए कि अमेरिका ने बांग्लादेश के टेक्सटाइल पर टैरिफ 0 कर दिया है। और जबकि अगर हम अदर हैंड बात करें तो सर जो भारत के ऊपर टैरिफ है वो इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि जो अमेरिका ने भारत को मुंह के बल गिरा दिया है। तो सर ये क्या हो रहा है? भारत के पीछे क्यों अमेरिका जो है वो भी हाथ धो के पड़ गया? हर तरफ से भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। अच्छा, ये जरा बताइए। ये बांग्लादेश और यूएसए के दरमियान जो है ना, ये पिछले को 2 दिन पहले एक डील साइन हुई है। इसको उन्होंने नाम दिया है न्यू रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट जी। अच्छा, इसके तहत जो है ना वो असल में ये जो मौजूदा जो मामलात अमेरिका के और इंडिया के चल रहे हैं ना जी, तो मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब जो है ना कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते जिससे वो समझे कि मोदी को जो शर्मसार जो उसको जो है ना शर्मिंदगी जो है ना जाहिर करनी पड़े। अगर इसको हम देखें तो ये जो डील हुई है उसमें ये डील हुई है कि जो भी प्रोडक्ट्स बांग्लादेश से जाएंगी यूएसए पे जी, यूएसए में जाएंगी उसमें जो टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स हैं जी, जो आप कह लें कि बांग्लादेश ने 7.62 बिलियन की जो 2000 जो पिछले साल जो है ना जो 2025 में जो इनकी एक्सपोर्ट हुई है बांग्लादेश से यूएसए को वो 7.62 बिलियन की है। और इंडिया की जो थी वो ट्रेड हुई है वो 10.5 बिलियन की जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इंडिया के साथ जो पिछले दिनों हमने यूएसए की डील देखी जी सर, उसमें उन्होंने जब वो ये कहा कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, उसके बाद उन्होंने जो 50% टैरिफ था उसको कम करके उन्होंने 18% कर दिया। अब बांग्लादेश के और यूएसए के भी अपने ताल्लुकात हैं, उनकी भी ट्रेड है, उनके भी अपने एक तजारती मामलात हैं। और वो उसके बाद जो है ना ये उस डील के बाद ये डील हुई है, इसको उन्होंने नाम दिया है न्यू रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट जी। इसमें जो बांग्लादेश टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और अपैरल प्रोडक्ट्स और गारमेंट्स की प्रोडक्ट्स जो यूएसए को एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर यूएसए ने जो उसकी ड्यूटी है वो कर दी है 0% जी। अब यही चीज अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो वो 18% है और जो जनरल ड्यूटी जो इसके ऊपर लगी है बांग्लादेश के ऊपर वो पहले 20% से वो 20% से कम करके वो 19% कर दी गई। अब नायाब इस डील के बाद जो एक वो बांग्लादेश को ये कह रहे थे कि जी हमने बांग्लादेश को भी फारग कर दिया, पाकिस्तान को भी कर दिया और हमारी एक्सपोर्ट इंडिया यूएसए के साथ हो जाएंगी। अब ये भी चीज जो है ना एक वो उनका झूठ निकली है। अब बांग्लादेश के साथ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये हुआ है कि बांग्लादेश जो है वो तकरीबन आप इसको कह लें कि उसमें जो टेक्सटाइल में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, अब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता चलूँ, जो रॉ मटेरियल उसमें इस्तेमाल होता है उसमें जो कॉटन होती है वो बांग्लादेश इंडिया से वो इम्पोर्ट करता है। इंडिया से इम्पोर्ट करके वो टेक्सटाइल चीजें उनकी बनती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। अब अमेरिका ने ये कहा है कि जो कॉटन आप वहां से ले रहे हैं वो कॉटन अगर आप अमेरिका से जो है ना इंपोर्ट करेंगे फिर वही चीजें आप हमें एक्सपोर्ट कर दें। अच्छा। तो रॉ मटेरियल आप हमसे लेंगे, हम आपकी ड्यूटी 0 कर देते हैं। अब इस चीज के ऊपर इंडिया के अंदर को ऐसा शोर मचा हुआ है, आप वहाँ का मीडिया उठा के देख लें, गोदी मीडिया को छोड़ दें, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक की बात करते हैं, अगर वहाँ आप देखेंगे वो इस चीज को लेके बहुत परेशान है। सर वो तो सर पकड़ के बैठे होंगे कि वो अब क्या होगा। अब यूएसए की इंडिया की जो डील हुई थी उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं, जो आप अगर ट्रम्प से पहले थोड़ा सा जाएं, ट्रम्प से पहले जाएंगी तो वहाँ जो इंडियन गुड्स जो है जो एक्सपोर्ट होके अमेरिका में जाती थी वो सिर्फ 2 से 3% टैक्स था।
और जो अच्छा। चीज़ें अमेरिका से इंडिया में आती थी उसमें 5% से लेके इंडिया 70% तक टैक्स लगाता था। अच्छा। अब जिस वक्त ये ट्रंप आया है, हाँ, ट्रंप के आने के बाद जो है ना वो समझे कि सारी चीज़ें जो है ना वो उलट पुलट हो गई हैं। रिवर्स हो गई। अब इनकी चीज़ों के ऊपर 18% टैक्स लगा हुआ है हम्म, और वहां से जो अमेरिका से जो चीज़ें आ रही हैं वो 0% टैक्स है। 0%। अब जो इस चीज के ऊपर जो है ना वो समझे कि, और वो एक और चीज बड़ी वो ऐसी डेवलपमेंट हुई है वहाँ, अब थोड़े दिनों में आपको वहाँ का किसान भी सड़कों पे नजर आएगा, वहाँ के लोग भी सड़कों पे नजर आएंगे जी। और इंडियन जो है ना गवर्नमेंट आपको हिली हुई नजर आएगी। उसमें ये हुई है कि वहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो भी, उन पे भी टैरिफ जीरो कर दिया गया और वहाँ की जो अमेरिका की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका मुकाबला इंडिया के लोग नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा डीपली जाके देखेंगी समझे कि इंडियन की एग्रीकल्चर की जो पूरी इंडस्ट्री है वो तबाह हो गई है। अब इसके ऊपर जो है ना वो मोदी को जो है ना वो समझे कि इस तरह लान तान हो रही है कि आप अगर वो आप जाके उसका वो देखेंगे इंडियन मीडिया, कुछ लोग तो गोदी मीडिया तो आपको ये चीज़ें नहीं बताता, लेकिन जो असल लोग हैं जो एनालिस्ट हैं जो वो आपको नजर आएंगे ये सारी चीजें कि ये जो 73 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड होती थी वो अब नहीं होगी। और उसके बाद एक और बड़ी खतरनाक चीज है, एक तो रशियन ऑयल इन्होंने खरीदना है, उसके बाद जो 500 बिलियन डॉलर की इन्होंने वो जो है ना आइटम्स भी परचेज करनी है। अच्छा। ये भी हर सूरत में ये करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो आपको पता है ट्रंप का वो तो मोदी के जो है ना पहले जो है ना वो मुखालिफ पहले इसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, तो ये तो बेचारा और किसी पहले तो किसी को मुंह दिखाने ये जो चीज बांग्लादेश की जो नायाब डेवलपमेंट हुई है ना, ये समझे कि बांग्लादेश ने बहुत बड़ा एक अच्छा जो है ना वो काम किया है और वो ऐसे तरीके से इनको शिकस्त दी है कि इस महाज के ऊपर, क्योंकि इन बांग्लादेश की जो मेन जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वो देखें किस तरह उन्होंने प्लानिंग के साथ उन्होंने डील की है कि हम आपसे रॉ मटेरियल ले लेते हैं, आप ड्यूटी जीरो कर दें और इसके बाद जो है ना समझे कि इंडिया के अंदर तो बिल्कुल इस तरह जनाब जिस तरह सोक का जो है ना आलम है ना, वहाँ की इंडस्ट्री बिल्कुल तबाही के दहाने के ऊपर आ गई। और सर इसने तो मोदी की कमर तोड़ के रख दी है कि वो क्या करेंगे सर, इतना बड़ा ये एक मुल्क है। अच्छा सर, आगे हम मजीद इंडिया की ही बात करेंगे, मोदी की और हसीना वाजिद की, वो कुछ इस तरीके से कि बांग्लादेश के जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें बीएनपी ने वाज़ेह तौर पे बर्तरी हासिल की है। सर इसमें मोदी की और हसीना वाजिद की नींदें क्यों हराम हो गई हैं? अच्छा नायाब, ये जो बांग्लादेश वाला मामला है ना, ये बांग्लादेश इस वक्त जो है ना समझे कि वो गले में हड्डी की तरह अटक गया है। यहाँ से जब वो हसीना वाजिद थी जिन्होंने कई साल हुकूमत की और एक इस तरह इन्होंने हुकूमत की कि जिस तरह आप समझें, आप ये कह सकती हैं कि एक आमराना किस्म की हुकूमत थी। उसके बाद जो हुकूमत आई, जो अबूरी हुकूमत आई, जो मोहम्मद यूनस साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने जिस तरह उनका एक शेख हसीना वाजिद का एक इंडिया प्रो एक एक्ट होता था, वो जो भी मामला करती थी वो इंडिया से पूछ के करती थी। वो समझे कि एक जैली जिस तरह एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है ना, वो बांग्लादेश की हुकूमत वो बनी हुई थी इंडिया की। तो वो जिस तरह एनसीपी एक जमात है जिसने इस इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है, जो स्टूडेंट्स मूवमेंट की एक जमात थी जिसके वो सरबराह हैं नाहिद इस्लाम, उन्होंने ढाका 2 से अभी मौजूदा रिसेंटली इलेक्शन भी जो है ना जीता है। तो अब वो उसके और स्टूडेंट्स मूवमेंट के बाद शेख हसीना वाजिद को वहाँ से भागना पड़ा, अबूरी हुकूमत आई। अब ये जो दूसरी जो थी बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, तो इसने जो है ना वो ये इनके इलेक्शन जो है ना विन कर दिए हैं। तो जो खालदा जिया थी जो फात पागी हैं मरहुमा, ये उनके बेटे हैं तारिक रहमान साहब, उन्होंने अब ये इलेक्शन जीता है, तकरीबन उनको 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। तारिक रहमान साहब जो ढाका 17 और बोगरा 6 इन दोनों जगह से अपनी जो इनकी ज़ाती सीटें थी वो जीत चुके हैं। और शफीकुर रहमान साहब जो जमात इस्लामी है, जो सेकंड पार्टी है, जो सेकंड आ रही है, दूसरे नंबर पे आ रही है, उन्होंने भी ढाका 5 से अपनी जो ज़ाती सीट है वो भी जीत चुकी है। अच्छा नायाब, इस सारे इलेक्शन में हमने ये देखा, अब इसमें एक रेफरेंडम भी साथ साथ हो रहा था, तो ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि अब जो बंदा भी वोट डालने जा रहा है उसको 2 वोट डालने पड़ रहे थे, एक वो रेफरेंडम को भी वोट देता था, एक अपना वोट भी डालता था। अच्छा। अब ये सोच रहे थे कि इसकी वजह से जो है ना टर्न आउट अगर कम ना हो
और टर्न आउट कम होने की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन ना करने पड़ जाएं या ऐसी कोई चीज़ें। और ये बांग्लादेश की तारीख के पहले इलेक्शन हुए हैं जिसमें कोई समझे कि इस तरह कोई पुरतशद्दद वाक़यात सामने नहीं है। और बिल्कुल पुरअमन जो है ना वो वोटिंग हुई है। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो इस वक्त जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर जो दूसरे नंबर की जो पार्टी है जमात इस्लामी वो भी उसको एक्सेप्ट कर रही है। आपको पता है इक्का दुक्का तो को मामला चलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ना इसमें जो आलमी 50,000 के करीब इनके लोकल जो है ना जर्नलिस्ट थे, वो 350 के करीब जो बाहर से जो है ना वो जो एनालिस्ट है मुबसरीन है उनको भी बुलाया गया था, वो भी इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्शन जो है ना बड़ा शफाफ हुआ है और इसमें बीएनपी ने जो है ना वाज़े बरतरी हासिल की है, तकरीबन 2/3 अक्सरियत वो हासिल कर चुके हैं। और दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी रही है जो शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत के दौरान बड़े ज़ेर-ए-ताब रही हैं और उनके साथ जो है एनसीपी जमात है उसने भी कुछ नशिस्तें हासिल की हैं। तो अब ये जो मामला जो हुकूमत आई है, अब ये कोई इस हुकूमत ने जो भी मामलात करने हैं पाकिस्तान की, इनके साथ हमें जो वाज़े जो है ना हम आहंगी नज़र आती है। अब सियासी महाज के ऊपर भी हमने स्पोर्ट्स के महाज पे भी देखा है और उसके अलावा जिस भी महाज पे बांग्लादेश को पाकिस्तान की ज़रूरत नज़र आ रही है तो पाकिस्तान समझे कि उसके साथ खड़ा हुआ हमें ये नज़र आ रहा है। बिल्कुल शाना बिशाना जो है खड़ा हुआ है। तो सर जिस तरीके से ये सूरत हाल चल रही है, हमारे कुछ पाकिस्तानी हजरात हैं वो कहते हैं जी कि यहाँ पे भी फॉर्म 47 चला है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई वहाँ, ऐसी कोई चीज नहीं है। वो कह रहे हैं शफाफ इलेक्शन है, पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं जी वहाँ पे फॉर्म 47 चला है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस यूट्यूब की हद तक ये चीजें हैं, यूट्यूब की वजह से ये कुछ सारे मामला चल रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश की ये सारी चीजें अब जिस तरह तरीके से इस इलेक्शन को मॉनिटर किया जा रहा था, अगर इसको हम डिटेल में जाके हम डिस्कस करेंगे तो वो बिल्कुल हमें सारी चीज़ें ये नज़र आएंगी, वो सारी चीज़ें बिल्कुल एन उसके मेरिट के मुताबिक हुई हैं। अब जो अबूरी हुकूमत जो मोहम्मद यूनुस साहब जो वो हुकूमत है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन में उसमें जो बांग्लादेश की फ़ौज है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है, वो सारी चीज़ों को देखा गया है। सारी चीज़ों के बाद जो है ना, ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है कि जो इलेक्शन हुए हैं वो शफाफ हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं वो बिल्कुल मेरिट पर हुए हैं। और जो ये हुकूमत आई है, ये जो बलूचिस्तान बांग्लादेश नेशनल पार्टी की, तो ये भी यही एक्सेप्ट किया जा रहा था कि यही आएंगे, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इसी तरह ही इस तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और अवामी लीग, इस तरह ये 2 पार्टीज़ हैं वहाँ। तो ये जो यही एक्सेप्ट किया जा रहा था, तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी अच्छा साइन है कि तारक रहमान साहब आगे हैं, वो प्रो पाकिस्तानी हैं और वो एंटी जो है ना वो इंडिया ही रहेंगे, वो इंडिया की गोद में जाकर नहीं बैठेंगे। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।